आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करे होंगे, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, पेन से लेके ज्योमेट्री बॉक्स से लेके मोबाइल से लेके इनफैक्ट एरोप्लेन से लेके ट्रेन्स, बॉटल्स, टिफिन बॉक्सेस, बहुत सिंपल सिंपल भी प्रोडक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। इनफैक्ट अगर हम टेक्निकल प्रोडक्ट्स में जाते हैं तो लैपटॉप्स, घरेलू प्रोडक्ट्स की बात करें तो बाल्टी, मग, पता नहीं कितने प्रोडक्ट्स यूज करें। बट क्या आपको यह पता है कि ये जितने प्रोडक्ट्स की मैं बात करूं, जितनी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं उतने ही प्रोडक्शन सिस्टम्स होते हैं। आप अगर एक कोट लेने जाते हैं मार्केट में, आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि आप टेलर के पास जाएं और टेलर को बोले कि वो आपका कोट सी के दे, या आप किसी दुकान में जाएं जहां पे रेडीमेड कोट्स मिलते हैं और उन कोट्स को आप खरीद सकते हैं। दोनों में ही पैसे दे रहे हैं, बट दोनों के ही प्रोडक्शन के तरीके बिल्कुल अलग है। इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट प्रोडक्शन सिस्टम्स। माय नेम इज डॉक्टर सुमन कुमार देव एंड आई एम गोइंग टू टीच यू इन दिस यूनिट डिफरेंट प्रोडक्शन सिस्टम्स। सो प्रोडक्शन सिस्टम्स, या हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स की, सो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम एंड प्रोडक्ट डिजाइन इस यूनिट का नाम है और हम इसी में आगे बढ़ेंगे। सो पहले हम देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको डिफरेंशिएट करते हैं। मैंने अभी आपको क्या एग्जांपल दिया था? मैंने आपको एग्जांपल दिया कोट टेलर से लेना है या कोट दुकान से रेडीमेड ले रहा है। दोनों ही केसेस में मैं पैसे दे रहा हूं, बट मैं डिफरेंट पैसे दे रहा हूं। जब मैं कोट किसी टेलर से लेने जाता हूं, वो एक रेडीमेड कोट को रेडीमेड कोट की प्राइस होती है उतना तो वो स्टिचिंग ले लेता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। रेडीमेड कोट आपको 6 से 7-8 हजार में मिल जाएगा, बट यही अगर आप कोट किसी टेलर के पास जाए, उससे बोले आप स्टिच करके दे, वो आपसे 6,000 रुपए ले लेगा। इतना ज्यादा डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है? क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में डिफरेंस है। सो लेट्स सी ये सारे सिस्टम्स क्या क्या होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, जब भी हम सिस्टम की बात करते हैं, ये एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम? रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल को हम चर्न करते हैं, चर्न करके हम फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं और फिर वो फिनिश गुड आगे कंज्यूमर के पास चला जाता है। सो अगर आप देखेंगे प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट में जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, इट रिफर्स टू द स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस एंड मेथड्स यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म, मतलब चर्न करने वाली बात है, रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड्स। This system are designed based on factors like product volumes, variety and production flow. So ये कुछ factors होते हैं जिनके basis पे हम इनको grouping करते हैं। इस यूनिट में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे जॉब शॉप मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, मास मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, प्रोजेक्ट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, बैच मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, कॉन्टिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम एंड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। ये सारे आठों जो है हम उसको कवर करेंगे। हम बात करते हैं जॉब शॉप की। जॉब शॉप जो होता है ये एक तरीके से इंटरमिटेंट प्रोसेस होता है। अच्छा, अगर मैं आपको समझाऊं, मैं हालांकि बाद में मैंने कवर करा हुआ है, दो तरीके के लार्जली प्रोसेसेस में डिवाइड होते हैं। एक इंटरमिटेंट होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। कॉन्टिन्यूस मतलब टकाटक टकाटक टकाटक, विच मींस कि एक बार रॉ मटेरियल ने एंटर करा मशीन के अंदर और मशीन उसको चर्न करने में लगी रहती है, विदाउट एनी हिंड्रेंस, विदाउट एनी स्टॉपेजेस, विदाउट एनी वैरायटी। आपको कोई इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, वैरायटी नहीं मिल सकती है। सेकंड जो होता है वो इंटरमिटेंट प्रोसेस होता है, विच मींस कि वो रुक रुक के काम होता है। तो जब वो रुक रुक के काम होता है तो आप इसके अंदर वैरायटी ज्यादा ला सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा ला सकते हैं, राइट। सो जब हम जॉब शॉप की बात करते हैं, जो जॉब शॉप है वो एक इंटरमिटेंट प्रोसेस है। जो मैं टेलरिंग का एग्जांपल ले रहा था, अगर आप किसी टेलर के पास जा रहे हैं कोट बना सीने के लिए, इन दैट केस वो जॉब शॉप में आता है, राइट। क्यों? क्योंकि जॉब शॉप का मतलब ये होता है कि वो रुक रुक के काम करता है। आपको एक दो बारी बुलाएगा, आपको कपड़े पहना के दिखाएगा, आप उसमें चेंजेस बोलेंगे तो वो चेंजेस करेगा। इसके अंदर हाईली स्किल्ड लेबर्स की जरूरत होती है, राइट। जब हम कॉन्टिन्यूस प्रोडक्ट्स की बात करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स की बात करते हैं, उसमें हमें जो लेबर्स चाहिए वो बहुत ज्यादा स्किल्ड नहीं चाहिए। वेयर इन जॉब शॉप इसके अंदर बहुत हाईली स्किल्ड लेबर्स चाहिए। और क्या चाहिए इसके अंदर? इसमें हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, इसमें हमें वैरायटी मिलती है, हमें काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, वैरायटी मिल सकती है, कस्टमर के हिसाब से हम चल सकते हैं, विच मींस कस्टमाइजेशन जॉब शॉप में बहुत ज्यादा पॉसिबल है। हाँ, बट जॉब शॉप में वॉल्यूम्स कम होते हैं क्योंकि बहुत छोटे बैचेस में काम करता है। इनफैक्ट कभी कभार इंडिविजुअल में भी काम करेगा। सो ये देखिए लिखा हुआ है, इट इज डिजाइन टू हैंडल स्मॉल बैचेस ऑफ कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट और वन ऑफ अ काइंड आइटम्स, राइट। इसके अंदर जो बात आती है वो होती है, तो लो वॉल्यूम होगा, वैरायटी बहुत ज्यादा मिलेगी, आपको हाई वैरायटी प्रोडक्ट्स मिलेंगे, आप फ्लेक्सिबल बहुत ज्यादा कर सकते हैं, हाईली स्किल्ड लेबर्स चाहिए इसके अंदर और स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स भी चाहिए। सो दिस इज व्हाट जॉब शॉप इज।
जॉब शॉप की अगर बात करें, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताया कि ये स्मॉल बैच साइज में बनता है और इसमें कस्टमाइज प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। लेआउट जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेआउट भी आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे। इसका जो है वो फंक्शनल लेआउट है, मतलब जो मशीन्स है वो ग्रुप्स में काम करते हैं, ठीक है। तो मशीन्स ग्रुप बाय देयर फंक्शन। सो जो जिस तरह के मशीन फंक्शंस होते हैं, जैसे इसमें कटिंग के होते हैं तो कटिंग के सारे मशीन्स एक साथ होंगे, स्टिचिंग के सारे मशीन्स एक साथ होंगे, वैसे मशीन्स की ग्रुपिंग एक साथ होती है। फ्लेक्सिबिलिटी मैंने बात करी है कि बहुत ज्यादा हाई है, कस्टमाइज हो सकता है जैसे आप चाहें, आपको बटन जैसे भी चाहिए, कट जैसे भी चाहिए, जो भी जिस भी तरीके का आपको सूट चाहिए, कपड़े से लेके स्टिचिंग से लेके बटन से लेके, आप उसको चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड, आप उसको चेंजेस में ला सकते हैं। जो एग्जाम्पल है, जैसे कोट है, कस्टमाइज फर्नीचर है, स्पेशलाइज टूल्स है, ये इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो आता है वो बैच मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होता है। आप लोग बेकरीज में जाते होंगे, आपने पेस्ट्रीज खाए होंगे, राइट। सो ये सब जो है इन्हें बैच मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में आता है। कई बारी इनफैक्ट अगर हम जब बात करते हैं कि जो असेंबली जो लेआउट्स होते हैं उसमें भी बैच मैन्युफैक्चरिंग होती है। जैसे कुछ गाड़ियां बनती है, कुछ गाड़ियां एक साथ एक ही तरीके की गाड़ियां बनेंगी। सो बैच मैन्युफैक्चरिंग का एक सिंपल सा काम ये है कि इट इज अ प्रोडक्शन मेथड वेयर प्रोडक्ट्स आर मेड इन ग्रुप्स और बैचेस रादर देन इन ए कॉन्टिन्यूस फ्लो। कॉन्टिन्यूस फ्लो रहेगा बट बहुत ज्यादा नंबर्स में नहीं रहता, राइट। दिस सिस्टम इज यूज्ड व्हेन द प्रोडक्शन नीड्स टू हैंडल मॉडरेट वॉल्यूम्स, वॉल्यूम्स ठीक ठाक से होने चाहिए, एंड सम वेरिएशंस इन द डिजाइन ऑफ द स्पेसिफिकेशन, और कुछ वेरिएशंस चाहिए। जैसे आपने एक बारी चॉकलेट पेस्ट्रीज चला दिया, एक बारी आपने मे बी वनीला पेस्ट्रीज चला दी, तो थोड़ी बहुत वैरायटी है, राइट, बट एक बैचेस में मिल रहे हैं, मतलब 50 की पेस्ट्रीज का एक बैच हो गया, क्लियर हो गया। इनफैक्ट जैसे स्कूल्स में हम बात करते हैं, आपने आप अगर कहीं कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं तो आप भी एक बैच में ही पढ़ रहे होते हैं ना, बैचिंग में ये ग्रुप होती है। उसके बाद आप देखो कैरेक्टरिस्टिक जो है, प्रोड्यूसेस गुड्स इन बैचेस बेस्ड ऑन कस्टमर्स ऑर्डर और डिमांड फोरकास्टेड। लेआउट प्रोसेस लेआउट है। फ्लेक्सिबिलिटी मॉडरेट है, बहुत ज्यादा नहीं मिलता बट ठीक ठाक सा मिल जाता है। एग्जांपल बेकरी आइटम्स एंड क्लोथिंग्स अगेन आ जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं वो है मास रिपीटेटिव मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। आपने गाड़ियां देखी होंगी, ऑटोमोबाइल्स जो होते हैं, गाड़ियां बाइक्स वगैरह जो होते हैं, ज्यादातर इसके अंदर फॉल करते हैं। बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटीज में ये प्रोड्यूस होते हैं, बहुत स्टैंडर्डाइज होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा कम होती है इसके अंदर, और ये जो है इसके लिए स्पेशलाइज्ड टूल्स चाहिए होते हैं, स्पेशलाइज्ड प्रोसेस चाहिए होता है, बट लेबर का जो स्किल लेवल जो है वो कम चाहिए होता है। यहाँ पे हाईली स्किल्ड लेबर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। थोड़ा सा देख लेते हैं टेक्निकली क्या है। इट इज ऑल्सो नोन एज अ रेपिटेटिव मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, production method where large quantities of standardized products are produced with assembly line or automated steps। तो ऑटोमेटेड जब भी स्टेप्स की बात करेंगे उसके अंदर हमारे मशीन्स ऐसे आ जाते हैं जो मशीन्स पे हम लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं। अगर मेरे पास ऑटोमेशन है, मशीन डिपेंडेंट हूं मैं, तो मुझे स्किल्ड लेबर्स की कम जरूरत है। सो लेबर्स के ऊपर कॉस्टिंग इसकी कम आ जाती है। एफिशिएंसी ज्यादा होती है, कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी होती है, कॉस्ट रिड्यूस होता है, ठीक है। ये सारे आपको धीरे धीरे करके समझना पड़ेगा। लेआउट जो होता है वो आपका प्रोडक्ट और असेंबली लेआउट होता है। फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। ऑटोमोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स इसके एग्जांपल्स होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉन्टिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। टकाटक 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 जो 24 घंटे चलता रहता है, जिसको बंद करना मुश्किल होता है। रिफाइनरीज, इनको हम बंद नहीं कर पाते। इनफैक्ट बंद करने के बाद शायद 10-15 दिन तो लग जाते हैं दोबारा उसको चालू करने में। अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा हूं, मैं कोल के थ्रू गर्म करके पानी हीट स्टीम के थ्रू मैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा हूं, ऐसे में मैंने अगर एक बार बंद कर दिया, किसी भी चीज को मैंने बंद कर दिया, दोबारा उसको गर्म करने में, भाप बनने में, फिर से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने में टाइम लग जाता है। सो ये सारे जो होते हैं कॉन्टिन्यूस प्रोसेस के पार्ट होते हैं। इट इज a highly automated production system where operations run 24/7 without interruption, right, producing large volumes of standardized products. It is best suited for industries where demand is constant and the product does not change frequently. इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड कांस्टेंट होता है, ज्यादातर चेंजेस ज्यादातर होते नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स है 24/7 चलता है, हाई वॉल्यूम होता है, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट होते हैं। लेआउट जो होता है, प्रोडक्ट लेआउट में आता है ये, वैरायटी लो होगी, वैरायटी इनफैक्ट जीरो होगी, और ये ऑयल रिफाइनरीज, केमिकल प्लांट्स, इस टाइप की चीजों में ये यूज ज्यादा होता है। अब इन दोनों में अगर आप डिफरेंस देखोगे, आप बोलोगे सर दोनों ही तो ऑलमोस्ट सेम है, दोनों सेम नहीं है।
इसके अंदर फिर भी थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है, इसमें नहीं मिल सकती है। ये आपने अगर एक बारी मारुति की गाड़ी लगा दी, लेट्स से वैगन आर लगा दी, तो आफ्टर सम टाइम उसी असेंबली लाइन में अगर कोई और गाड़ी बनती है, लेट्स से फॉन्क्स भी उसी में बनती है या फिर स्विफ्ट उसमें बनती है, तो आप थोड़ी देर बाद स्विफ्ट को उसमें ला सकते हैं। ये भी आपका रिपीटेटिव ही है, हाईली स्टैंडर्डाइज्ड है, बट मास में और कॉन्टिन्यूस में यही फर्क हो जाता है। ये चेंज नहीं हो सकता। एक बार प्रोसेस बन गया तो वही आपको देता चला जाएगा। आई होप आपको दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोडक्ट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। इसको हम काफी हद तक इसको हम लोग फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम भी बोलते हैं, जहां पे जो प्रोडक्ट होता है वो हिलता नहीं है। जैसे शिप्स है, जैसे एयरक्राफ्ट है, आप उनको हिला नहीं सकते, आपको सब चीज एयरक्राफ्ट के पास लेके जाना पड़ेगा। टायर्स वहां लेके जाने पड़ेंगे, मशीनरीज वहां लेके जाने पड़ेंगे, हर चीज वहीं लेके जाना पड़ेगा। वो वहां से नहीं हिलेगा जब तक वो फुली तैयार नहीं हो जाता है, राइट। सो प्रोडक्ट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो होता है, इट इज डिजाइन फॉर हाई वॉल्यूम्स, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्शन, बहुत ज्यादा स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्शन होता है। इन दिस सिस्टम इक्विपमेंट्स एंड वर्क स्टेशन आर अरेंज्ड इन अ सीक्वेंस that follows the step required to produce a specific product. It's ideal for mass production with minimum variations, right? Examples देखो, शिप बिल्डिंग्स होते हैं, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है, फिक्स पोजीशन लेआउट में भी इसको जाना जाता है क्योंकि ये हिल नहीं सकता एक जगह से। उसी के कॉन्ट्रेरी अगर हम दूसरा देखते हैं जिसको हम फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम बोलते हैं, इसमें हम ऑटोमेशंस बहुत ज्यादा लेके आते हैं। इसमें टेक्नोलॉजी का यूज होता है, कंप्यूटर्स के यूज होते हैं, रोबोट्स के यूज होते हैं, और इन यूजेस के थ्रू ये ऑटोमेट हो जाता है। और जैसे ही ऑटोमेट होता है तो इसको हम फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कहते हैं। इट इज कंट्रोल्ड, इट इज ऑटोमेटेड मशीन्स एंड कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम्स टू प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स विद मिनिमम मैनुअल इंटरवेंशन। इसके अंदर लोगों की इंटरवेंशन कम होती है, विच मीन्स की स्किल्ड लेबर्स इसके अंदर कम चाहिए होते हैं। लाइक मास प्रोडक्शन एंड फ्लेक्सिबिलिटी लाइक जॉब्स, इसमें आपको दोनों मिलते हैं, एफिशिएंसी भी मिलती है और फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है। तो दोनों के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। सीएनसी मशीन्स वर्कशॉप इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरमिटेंट एंड कंटीन्यूअस प्रोडक्शन। मैंने आपको इसके बारे में बताया भी है। अगर आप देखते हो तो जो इंटरमिटेंट होता है वो रुक रुक के काम होता है। जॉब शॉप उसका एक एग्जाम्पल है, मैं बात कर चुका हूं। जॉब शॉप, बैच मैन्युफैक्चरिंग, टेलरिंग शॉप, ये सारे इसके एग्जांपल्स है। स्मॉल बैचेस में ये काम करता है, फ्लेक्सिबल बहुत ज्यादा देता है, वॉल्यूम्स बहुत कम होते हैं, स्किल्ड लेबर्स बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं। क्योंकि स्किल्ड लेबर्स ज्यादा चाहिए होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी आपको देता है, कस्टमाइजेशन आपको देता है, इसकी जो कॉस्ट होती है वो भी ज्यादा होती है। सो इंटरमीडिएट सिस्टम के अंदर कॉस्टिंग ज्यादा आती है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, ये मैं बात कर चुका हूं। फीचर्स जो है इंटरमीडिएट है, प्रोडक्ट में वैरायटी है, प्रोडक्शन वॉल्यूम कम है, फ्लो ऑफ वर्क जो है वो इरेगुलर है, डिसकंटिन्यूअस है, इंटरमीडिएट होने के कारण रुक रुक के काम करता है। लेआउट जो है वो प्रोसेस है, फंक्शनल है। हमने तब भी बात करी थी कि सारे जो प्रोसेसेस होते हैं जैसे कटिंग मशीन है वो सब एक साथ होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है, जैसे भी आप चाहे कस्टमाइज कर सकते हैं। सेटअप टाइम ज्यादा लगता है, लीड टाइम भी ज्यादा लगता है इसके अंदर। और स्किल्स की, लेबर्स की बात नहीं हुई है, इनफैक्ट लेबर्स भी हाईली स्किल्ड चाहिए होता है, और ये सारी चीजें इसकी कॉस्ट को इंक्रीज करता है। उसी के अगेंस्ट जब हम कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं, कॉन्टिन्यूस में अगर आप देखो हाई स्टैंडर्डाइज होता है, 24/7 चलता है, नॉन स्टॉप चलता है। एग्जांपल्स ऑयल रिफाइनरी, सीमेंट प्लांट्स, पेपर मिल, स्टील मैन्युफैक्चरिंग, पता नहीं क्या क्या, जिसमें रुकने की जरूरत नहीं है, वो कॉन्टिन्यूस में चला जाता है। फीचर्स जो है कॉन्टिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग है। प्रोडक्ट वैरायटी है ही नहीं, मतलब आपको वैरायटी नहीं मिल सकती है। प्रोडक्शन वॉल्यूम्स बहुत हाई होता है। फ्लो ऑफ वर्क अनइंटरप्टेड होता है, हम रोक नहीं सकते इसको बीच में एक बार भी। लेआउट, प्रोडक्शन और लाइन लेआउट कहा जाता है इसको। फ्लेक्सिबिलिटी ऑलमोस्ट निल होती है, एबसमली लो होती है ये। टाइम सेटअप जो है वो लो होता है, लीड टाइम शॉर्ट होता है। ये सारे फीचर्स कॉन्टिन्यूस में काम आते हैं। ओके, सो ये जो भी हमने बातें करी है, मैंने उन सबको ना एक चार्ट पे, मतलब एक ही स्लाइड पे लेके आ गया हूं। अगर आप इस स्लाइड को समझ लोगे ना, आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा और बहुत इजीली अच्छे तरीके से आप लिख सकते हो। देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट कभी कभार 16 मार्क्स का भी पूछ लिया जाता है अलग अलग कोर्सेज में, अलग अलग यूनिवर्सिटी के अंदर। सो जब भी ये क्वेश्चन आएगा, ऑब्वियसली ये क्वेश्चन बड़े ही नंबर्स का आएगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सो ये जो है, इसमें मैंने एक ही पेज पे पूरा का पूरा सिस्टम लेके आ गया हूं, जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है। देखो, हमने यहाँ पे वैरायटी रखी है, यहाँ हमने वॉल्यूम्स रखे, तो यहाँ वैरायटी बढ़ रही है, यहाँ वॉल्यूम्स बढ़ रहा है, राइट। अब आप याद करो,
वॉल्यूम्स जब बढ़ता है तो कॉस्ट लो होती है, स्किल्ड लेबर्स कम, मतलब लो स्किल्ड के लेबर्स चाहिए होते हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती है, राइट। सो ये जो है ये आपका कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम होता है जिसमें टकाटक 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 चीजें बनती हैं। और इनके एग्जांपल्स क्या है? इनके एग्जांपल्स ऑयल रिफाइनरीज हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का हो सकता है, इस टाइप के आपके एग्जांपल्स होते हैं। उसके बाद हम जैसे जैसे टुवर्ड्स इस तरफ को आते हैं या ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, मतलब ये एक्स एक्सेस है और वाई एक्सेस की तरफ जब बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा मास प्रोडक्शन आता है जिसमें ऑटोमोबाइल्स वगैरह आ जाते हैं। फिर बैच प्रोडक्शन आता है जिसके अंदर आपके बेकरी के प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, और उसके बाद जॉब शॉप्स आते हैं। जॉब शॉप्स मैंने आपको बताया था बहुत ही ज्यादा कस्टमाइज्ड होते हैं और हाईली स्किल्ड होते हैं। लास्ट में प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। प्रोजेक्ट्स हमने डिस्कस नहीं करा बट यहां मैंने डाला हुआ क्योंकि प्रोजेक्ट्स भी आप ले सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट्स बहुत स्पेसिफिक होते हैं, बहुत कस्टमाइज होते हैं, स्किल्ड बहुत ज्यादा चाहिए होता है, और वॉल्यूम तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एट ए टाइम आप एक प्रोजेक्ट पे ही काम करते हैं। सो यहां पे जितना हम ऊपर जाएंगे कॉस्ट ज्यादा होगी, हाईली स्किल्ड लोग चाहिए, और हाईली फ्लेक्सिबिलिटी यहां पे मिलती है। सो अगर आप इस पर्टिकुलर डायग्राम को देखो या ग्राफ को देखो या शीट को देखो, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से प्रोडक्शन प्रोसेसेस काम करते हैं। अब हम इस यूनिट के लास्ट टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। देखो, जब हम किसी भी प्रोडक्ट को डिजाइन करने की बात करते हैं सबसे पहले उसको कंसेप्चुलाइज किया जाता है। पहले वो हम लोग कंसीव करते हैं कि ये कौन से पेन एरिया को हिट करेगा। उसके बाद पेन एरिया मीन्स कि कैसा इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है, क्या फायदा होगा कस्टमर्स के लिए या लोगों के लिए, उस हिसाब से प्रोडक्ट एक डिजाइन होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी फिजिबिलिटी कितनी है, मतलब बनाने के लिए कितना फिजिबल है, क्या ये बन सकता है। उसके बाद अगर कंपनी है तो कंपनी प्रॉफिट भी देखेगी, विच मींस कि इसकी मार्केटिंग फिजिबिलिटी भी देखी जाती है कि सच में ये मार्केट हो सकता है कि नहीं हो सकता। और जब ये दोनों हाँ कर देते हैं उसके बाद हम इसका एक प्रोटोटाइप लेके आते हैं, और जब प्रोटोटाइप फाइनल हो जाता है कि हाँ दिस इज द प्रोडक्ट वी शुड बी गोइंग ऑन, उसके बाद हम एक्चुअल प्रोडक्शन में एंटर करते हैं, राइट। तो इसी को हम और थोड़ा सा खुल के पढ़ते हैं। सो प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, इट इज अ क्रिएटिंग अ न्यू प्रोडक्ट। हम नए प्रोडक्ट की बात करते हैं या हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को भी इंप्रूव कर सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा हर 6 महीने में या हर साल गाड़ियों के नए फीचर्स आ जाते हैं या टीवीज के नए फीचर्स आ जाते हैं, जो भी इस टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, जो जिसको हम वाइट गुड्स भी कह सकते हैं, जो हर साल कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं, क्योंकि अगर नहीं लाएंगे तो बिकेगा क्यों। ऑलरेडी अगर मैंने टीवी ले रखा है वो 10 साल 15 साल चलता है, फ्रिज ले रखा है 10-12 साल चलता है, क्यों कोई नया खरीदेगा? नया खरीदेगा फीचर्स के लिए। इसलिए हमें प्रोडक्ट डिजाइन पे काम करना पड़ता है। हमारे जो बिजनेस गोल्स होते हैं, जो कस्टमर्स के डिमांड्स होते हैं, उनको हमें फुलफिल करना पड़ता है। सो इट इन्वॉल्व्स कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिएटिविटी, इंजीनियरिंग, मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट टू ब्रिंग द कॉन्सेप्ट इनटू लाइफ। ये सब की हमें जरूरत होती है। जब हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को मीट करना चाहिए, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको मीट करना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, फंक्शन ढंग से करना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, वैल्यू देना चाहिए। ये सारी चीजें होने की बहुत जरूरत है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इनोवेट एंड स्टे कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट। अगर वो प्रोडक्ट इनोवेशन के साथ नहीं आ रही है, कॉम्पिटिटिव नहीं है, अगर कॉम्पिटिटिव एज नहीं दे रही है, तो मैं क्यों नया प्रोडक्ट लेके आऊं। हम लोग स्टेप्स देखते हैं कि किस तरीके से एक नए प्रोडक्ट को डिजाइन किया जाता है या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में हम चेंजेस ला सकते हैं। देखो, ज्यादातर जो बुक्स है वो 4 या 5 स्टेप्स की बात करते हैं। मैंने क्या करा, मैंने उन 4-5 स्टेप्स को भी फर्दर और उसको तोड़ने की कोशिश करी, और आई केम आउट विद एटलीस्ट 10 स्टेप्स। आप इनको ग्रुप भी कर सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगे, जैसे भी आपके कॉलेज में पढ़ाया जाए आप उस हिसाब से चल सकते हो। मैंने कोशिश करा है कि मैं हर एक स्टेज को अलग अलग रखूं सो दैट आपको ढंग से समझ में आए। सो वी स्टार्ट विद आइडिया जनरेशन। सबसे पहले एक आइडिया जनरेट होता है, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग की जा सकती है या कस्टमर के फीडबैक से आ सकता है या कभी कभार इनोवेशंस भी हो सकता है। आइडिया जनरेशन का मतलब क्या होता है? नया प्रोडक्ट क्यों मैं लेके आता हूं? नया प्रोडक्ट मैं लेके आता हूं क्योंकि देयर इज अ गैप एग्जिस्ट। कस्टमर्स की डिमांड शायद नहीं है बट गैप है, उस गैप को फुलफिल करने के लिए मैं एक प्रोडक्ट को लेके आता हूं। सो पहले मैं आइडिया जनरेट करता हूं, आइडिया जनरेट करने के बाद मैं आइडिया को स्क्रीन करता हूं, मतलब इवेल्युएट करता हूं कितनी फिजिबिलिटी है, प्रॉफिटेबिलिटी निकलेगी कि नहीं निकलेगी, और मेरे बिजनेस गोल के साथ वो अलाइन करता है कि नहीं करता है। नेक्स्ट मैं जाता हूं कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट और टेस्टिंग के ऊपर। अब मैं क्या करता हूं, उस कॉन्सेप्ट को मैं ठीक तरीके से बनाता हूं,
लोगों को दिखाता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, मैं अपने मार्केटिंग मैनेजर्स, फाइनेंस के लोग, प्रोडक्शन के लोग, उनसे बात करके एक फिलर लेने की कोशिश करता हूँ कि क्या ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बनाया है वो आगे बढ़ पाएगा कि नहीं। अगर मुझे सब जगह से ओके मिल जाता है फिर मैं एक बिजनेस एनालिसिस भी करता हूँ। बिजनेस एनालिसिस में मैं एस्टिमेट करता हूँ मार्केट साइज का, प्रॉफिटेबिलिटी का, कैसे बिकेगा, कब बिकेगा, कितने में बनेगा, लोग खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, एक बिजनेस एनालिसिस प्रॉपर हो जाती है। जब ये सब कुछ हो गया और मुझे पॉजिटिव लगा तब मैं एंटर करता हूँ प्रोडक्ट डिजाइन में। जो प्रोडक्ट डिजाइन है अगेन ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसके अंदर मैं सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, जैसे 3D मॉडलिंग यूज हो सकती है, इसके अंदर मैं 3D प्रिंटिंग भी यूज कर सकता हूँ, मैं इंजीनियर्स के लेके आता हूँ और मैं कोशिश करके एक प्रोटोटाइप बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ प्रोडक्ट डिजाइन में creating product specifications, sketches, 3D models, prototypes, focus on functionality, aesthetics, usability and ergonomics, right? अब जब ये सारी चीजें हो गया है, मैंने एक तरीके से प्रोडक्ट को डिजाइन करा है, अब मैं एक छोटा सा प्रोटोटाइप बनाता हूँ। प्रोटोटाइप एक मॉडल होता है जो मैं लोगों को दिखाता हूँ, लोगों को कन्विंस करता हूँ, लोगों से मैं फीडबैक्स लेता हूँ। अगर वो सब कुछ ठीक रहता है फिर मैं उसको आगे जाके, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट की टेस्टिंग करी, वैलिडेशन करा और फिर मैं आगे जाकर उसको कमर्शियलाइजेशन की बात करता हूँ। देखो, जब मैं प्रोडक्ट को प्रोटोटाइप में बना रहा हूँ और जब मैं कमर्शियलाइजिंग मतलब मैं मास के लिए प्रोड्यूस कर रहा हूँ, दोनों के मैन्युफैक्चरिंग में जमीन आसमान का फर्क होता है। जब हम कमर्शियलाइजेशन की बात करते हैं हम मॉड्यूलर्स सिस्टम में हम जाते हैं, हम मॉड्यूलर्स की तरह काम करते हैं, हम उनके छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं वो मॉड्यूल्स में बनाते हैं। इसके अंदर और भी इन डेप्थ चीजें हैं, बट अभी आप ये समझो कि कमर्शियलाइजेशन इज डिफरेंट than designing a product or a prototype, क्योंकि कमर्शियलाइजेशन का मतलब है मास प्रोडक्शन में हम एंटर कर जाते हैं। कॉस्टिंग उसके अंदर मैं इकोनॉमी ऑफ स्केल में काम करके मैं कॉस्टिंग को कम कर सकता हूँ। लास्ट जो होता है कि पोस्ट लॉन्च एवोल्यूशन, पोस्ट लॉन्च एवैल्यूएशन। जब मैंने लॉन्च कर दिया उसके बाद मुझको उसको इवैल्यूएट भी करना होता है, पता करना चाहिए कि प्रोडक्ट मेरा ठीक चल रहा है, एक्सेप्टेंस है, कोई चेंजेस तो रिक्वायर्ड नहीं है, फीडबैक कैसा है, कस्टमर्स खुश है कि नहीं है। ये सारे जो स्टेप्स हैं, ये सारे स्टेप्स आपको लिखने पड़ेंगे इन प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। विद दिस वी एंड दिस यूनिट 2। यूनिट 3, 4, 5 भी मैंने रिकॉर्ड करा हुआ है, आपको वो मिल जाएगा। सो थैंक यू गाइस, माय नेम इज डॉक्टर सुमन कुमार देव। आप मेरे चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि टाइम टू टाइम मैं अलग अलग सब्जेक्ट्स लेके आ रहा हूं। कई सब्जेक्ट्स है जो मैं ही कंप्लीटली पढ़ा रहा हूं, कई सब्जेक्ट्स है जो कुछ और लोग भी कर रहे हैं। होपफुली ये सारे सब्जेक्ट्स आपको एग्जाम में जरूर हेल्प करेंगे। चाहे आप एग्जाम नहीं भी दें तो भी ये सब्जेक्ट्स आपको आपके करियर में जरूर हेल्प करेंगे। थैंक यू।